बर्फ से ढकी सर्द रात थी। हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव तारापुर में हर कोई सूरज ढलते ही घरों में छुप जाता था। कहते हैं कि सर्दियों की रातों में जंगल के किनारे एक भटकी हुई रूह भटकती है जो अपने गुमशुदा बेटे को ढूंढती फिरती है। इसी रात राजू, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो दोस्तों से मिलकर देर शाम घर लौट रहा था कि अचानक हवा का जोर बढ़ गया। दरख्तों की शाखें ऐसे हिलने लगी जैसे कोई अनदेखी चीज उन्हें झंझोर रही हो। रास्ते के मोड़ पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसके जिस्म पर फटे कपड़े, बाल बर्फ से सफेद और हाथ में जलता हुआ दिया था। उसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरा लाल देखा है? राजू ने जवाब देने के लिए कदम बढ़ाया, मगर इसी लम्हे उस औरत का चेहरा ऊपर उठा। उसकी आंखें सियाह गहरे गड्ढों जैसी थी और सांस से ठंडी धुंध निकल रही थी। हवा रुक गई, आसपास का माहौल ठहर गया। औरत ने कांपती आवाज में फिर कहा, वो घर जहां तुम जा रहे हो, वो उसका था। राजू के पीछे कदमों की आवाजें आने लगीं। किसी के दो नहीं, 4 कदम, जैसे कोई दो जिस्मों के साथ चल रहा हो। उस रात के बाद राजू को किसी ने नहीं देखा। राजू के गायब होने के बाद तारापुर के लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए। गांव के बूढ़े मंत्रानी ने सबको खबरदार किया कि वो औरत अब पहले से कहीं ज्यादा बेचैन है। जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस नहीं आता। उसने कहा, राजू की माँ, जो उसे ढूंढते ढूंढते बीमार हो गई थी, एक रात तेज हवा में दरवाजे पर होने वाली हल्की सी ठक ठक से चौंक उठी। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुला और बाहर शदीद सर्दी में कोई खड़ा था। वो राजू था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा वो था। उसके कपड़े फटे हुए, बांस के कपड़े फटे हुए, बाल भीगे हुए और आंखें स्याह धुंध से भरी हुई थीं। उसने अंदर आते ही सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं आ गया। माँ रो पड़ी, मगर उसने महसूस किया कि राजू के जिस्म से ठंडक नहीं, बर्फ जैसी सर्द मुर्दनी निकल रही है। राजू आहिस्ता आहिस्ता घर के पिछले कमरे की तरफ बढ़ा, वही कमरा जो बरसों से बंद था। दरवाज़ा खोलते ही अंदर की तारीकी जैसे जिंदा हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, मगर उसके बीच में वही बूढ़ी औरत बैठी नजर आई। उसने माँ की तरफ देखा और बोली, अब मेरा बेटा लौट आया और तुम्हारा भी। राजू ने अपना सर ऊपर उठा लिया, आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे और मुंह पर एक लंबी गैर इंसानी मुस्कुराहट। गांव वालों ने अगली सुबह घर को खाली पाया। राजू, उसकी माँ और उस कमरे की रात, सब हमेशा के लिए गायब हो गए। राजू के गायब होने के अगले दिन पूरे तारापुर में खौफ की लहर दौड़ गई। उसकी माँ दरवाजे पर दिए जलाकर बेटे का नाम पुकारती रही, मगर जंगल की तरफ से सिर्फ सर्द हवा की सीटियां सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनाथ ने सबको जमा किया और कहा, ये वही आत्मा है जो सालों पहले अपने बच्चे के साथ आग में जल गई थी। उसका दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ। राजू का दोस्त कार्तक उस शाम सच जानने के लिए निकल पड़ा। वो राजू का आखिरी रास्ता याद करके जंगल के किनारे पहुंचा। पगडंडी पर बर्फ जमी थी, मगर अचानक उसे एक जगह बर्फ पर 2 के बजाय 4 कदम दिखाई दिए, बिल्कुल वैसे जैसे राजू ने आखिरी बार सुने थे। कार्तक का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे झाड़ियों के पीछे कोई साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर घसटते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। सर्द हवा कांपने लगी। साया रुक कर बोला, वो मुझसे मेरा बच्चा अलग करके ले गए थे। तुम भी उस जैसे लगते हो। कार्तक पीछे हटने लगा, मगर अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। गांव का आदमी नहीं था, राजू था, मगर उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। कार्तिक का दिल दहल गया। राजू के चेहरे पर बेतासुर खामोशी थी। उसने कपकपाती आवाज में कहा, मैं वापस नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़ती ही नहीं। अचानक वही बूढ़ी औरत नमोदार हुई। उसके वजूद से सर्द धुंध निकल रही थी। उसने दोनों हाथ लंबे करते हुए राजू की तरफ इशारा किया, ये अब मेरा है, तुम भी मेरे हो जाओ। कार्तिक ने पूरी ताकत से कदम वापस भागने के लिए उठाया, मगर जमीन जैसे उसके पांव पकड़ चुकी थी।
राजू ने आहिस्ता से कहा, दौड़ मत, वो तुम्हें दोगुना दर्द देगी। बिजली चमकी। औरत का भयानक चेहरा पूरी तरह रोशन हो गया। उसकी आंखों के गड्ढे में आग दहक रही थी। कार्तिक ने आखिरकार चीखते हुए कदम खींचे और जान बचाकर गांव की तरफ दौड़ा। औरत की आवाज पीछे से गूंज रही थी, तुम नहीं बचोगे, तुम भी उस जंगल के हो जाओगे। इस रात कार्तिक किसी तरह जिंदा गांव पहुंच गया, मगर उसके बदन पर अजीब सियाह निशान थे, जैसे किसी ने जलते हाथों से छुआ हो। अगली सुबह लोग जंगल के किनारे गए तो उन्हें बर्फ पर 3 लोगों के कदम मिले, राजू के, औरत के और कार्तिक के, और तीनों जंगल के अंदर गहराई में जाते हुए। आम गांव में खामोशी थी। राजू के लापता होने को 3 रातें गुजर चुकी थी। लोग डरे हुए थे और जंगल की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। लेकिन राजू का छोटा भाई मनोज उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। चौथी रात, जब पूरी वादी गहरे में डूबी हुई थी, मनोज हाथ में लालटेन लिए राजू के आखिरी रास्ते की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ सर्दी कुछ और बढ़ती जा रही थी, जैसे हवा उसे किसी खतरे से खबरदार कर रही हो। जंगल के किनारे वही बूढ़ी औरत बैठी थी, वैसी ही खामोश, वैसी ही बेहरकत। मनोज ने हिम्मत जताई, राजू कहाँ है? औरत आहिस्ता से मुस्कुराई, वही खाली सियाह आंखें। आखिर तू भी आ गए, मेरा लाल तुम दोनों को बुलाता है। अचानक औरत के पीछे बर्फ में एक साया हरकत करने लगा। मनोज की सांस रुक गई। वो राजू था, लेकिन उसकी आंखें खाली, चेहरा बेजान और जिस्म बर्फ में लथपथ था। राजू ने सर्द आवाज में कहा, चल मनोज, हमें घर चलना है। मनोज पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम बर्फ में धंस गए। राजू और वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। औरत ने धीमी आवाज में कहा, जो उस रास्ते पर आता है वो हमारा हो जाता है। आखिरी लम्हे में लालटीन बुझी और पूरी वादी अंधेरे में डूब गई। सुबह होने तक वहां इंसानों के नहीं, सिर्फ 3 जोड़ कदमों के निशान बर्फ पर बाकी थे, जंगल के अंदर की तरफ जाते हुए, और फिर कभी वापस न आते हुए।